Hello students, welcome to today's topic. In today's session, we are going to learn about chromatographic technique. My name is Nishani Sahu and today what we are going to learn, about fundamentals of chromatography that includes definition, principle, what are the different type of mobile phases we use, what are the different type of stationary phase, applications, limitations, advantages, and a lot more. So this is going to be a very detailed video, and if you finish this, if you study it properly, then and if you address some reference materials, you will be actually very much ready for your subjective examination rather than just CUET exam. All right, बेसिक्स पे ज्यादा ध्यान देना है बिकॉज आपको लगता होगा कि हमने डिटेक्टर्स नहीं पढ़े, हमने ये नहीं पढ़ा, हमने वो नहीं पढ़ा, बट द मेजर थिंग इज आपको क्वेश्चन जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत मेन स्ट्रीम टॉपिक्स आ जाते हैं, जैसे कि मोबाइल फेज, स्टेशनरी फेज में एग्जाम्पल और कौन से हम पॉइजन एक्सट्रैक्ट करते हैं या क्या एप्लीकेशंस होते हैं, उनसे क्वेश्चन आते हैं। आपको इतना डीप स्टडी करने की जरूरत नहीं है, जो मटेरियल जिससे बना होता है या नहीं होता है, कभी कभी उनसे भी क्वेश्चन आते हैं बिकॉज ऑब्वियसली लेवल जो है वो डिफिकल्ट तो करेंगे, बट मेन जो बेसिक चीजें हैं वो बहुत लोग मिस आउट कर देते हैं। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। व्हाट इज क्रोमेटोग्राफी? अ फिजिको-केमिकल एनालिटिकल टेक्निक which is used to separate, identify and quantify components of a mixture by distributing them between a stationary phase and a mobile phase. ओके, तो अगर यहाँ पे आपके पास एक है सोल्यूशन, ऑलराइट, ये आपके पास एक है सोल्यूशन, मेरे डायग्राम का बिल्कुल मजाक मत उड़ाना, ठीक है। ये आपके पास एक मिक्सचर है, ऑलराइट, आपका डिजायर्ड कंपोनेंट है ग्रीन कलर में एंड आपका अनडिजायर्ड इम्प्योरिटीज है आपका येलो कलर में। नाउ यू नीड इनमें इन दोनों को सेपरेट करना, ग्रीन कंपोनेंट अलग एंड येलो कंपोनेंट अलग, या चलो इम्प्योरिटीज मान लो या जो भी है ये, ठीक है, इसको अलग। तो हमारे पास क्या होता है, ये एक ऐसा टेक्निक है जिसमें हम एफिनिटी पे बेस्ड होता है, या फिर आप कह सकते हो माइग्रेशन पे बेस्ड होता है, एफिनिटी पे बेस्ड होता है, जिसमें सेपरेशन क्या कैसे होती है। एक हमारे पास होता है स्टेशनरी फेज जो मूव नहीं करता, ओके, नॉट मूव्स, ओके। दूसरा हमारे पास होता है मोबाइल फेज, सॉरी मोबाइल फेज जो होता है मूव, ऑलराइट। तो मोबाइल फेज हमेशा लिक्विड, सॉल्वेंट, गैस ऐसी होती है, ओके, लिक्विड, ऑलराइट। एंड सॉलिड फेज क्या होता है, कोई भी कोई भी चीज जो मूव नहीं करेगी, जिसपे अब्जॉर्ब हो सकता है, जो एक मटेरियल जो जिसपे चीजें रिटेन कर सकती है, ऑलराइट, अब्जॉर्ब, लेट्स से सॉर्बेंट सरफेस, अब्जॉर्बेंट सरफेस। तो अब मेजरली क्या होता है, ऑलराइट, यहाँ देख लेते हैं। तो मान लो हमारा जो ग्रीन एनालाइट है वो, उसकी एफिनिटी है स्टेशनरी फेज के लिए, एंड जो इम्प्योरिटीज है वो मोबाइल फेज के साथ ही बाहर चले जाते हैं। तो मेन चीज क्या होती है, जरा मैं इन सबको रब करके बता देती हूँ। ऑलराइट, अब मान लो हम लोग टीएलसी की बात कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा है स्टेशनरी फेज एंड यहाँ पे हमने अपना सोल्यूशन डाल दिया है या मिक्सचर डाल दिया है, एंड ये अब और इसको हमने मोबाइल फेज में भी डिप कर दिया है, ठीक है। ये ये मान लो इतना मोबाइल फेज है, ऑलराइट। मोबाइल फेज जाएगा यहाँ तक, ठीक है, हमने 3/4 तक उसको जाने दिया। तो ये जो कंपाउंड है अपना, उसमें से कुछ चीजें तो यहाँ तक चली जाएगी सॉल्वेंट फ्रंट तक, और कुछ चीजें सिर्फ यहाँ तक जाएगी, ठीक है। इम्प्योरिटीज वगैरह सॉल्वेंट फ्रंट के साथ, सॉल्वेंट फ्रंट मतलब जो हमारा मोबाइल फेज है वो जहां तक जाके रुका है उसको हम सॉल्वेंट फ्रंट कहते हैं। कुछ इम्प्योरिटीज वगैरह जो है जिनकी एफिनिटी मोबाइल फेज की तरफ ज्यादा थी, वो मोबाइल फेज के साथ चले जाएंगे, एंड जिनकी एफिनिटी, जो एनालाइट है जिसकी एफिनिटी अपने स्टेशनरी फेज की तरफ ज्यादा थी, वो यहाँ रुक जाएगी, अटक जाएगी। तो हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं रिटेंशन टाइम के विद टाइम से, रिटेंशन फैक्टर से, कि कौन सा एनालाइट हो सकता है जो यहाँ तक पहुंचा है, ऑलराइट। एक बार से रीड कर लेते हैं। अब एंटमोलॉजी अगर आप पढ़ोगे तो देखोगे कि ये जो क्रोमेटोग्राफी आया है वो ग्रीक वर्ड से आया है, ठीक है, ग्रीक वर्ड से आया है, जिसमें क्रोमा मीन्स कलर एंड ग्राफिया मीन्स राइटिंग, इट मीन्स कलर राइटिंग। और इसको किसने डिस्कवर किया था, मिखेल स्वेट ने 1906 टू 1907 के बीच में। कई बार क्वेश्चन 1907 की तरफ से आता है, कई बार क्वेश्चन 1906।
तो इट्स बेटर आप 1906 टू 1907 याद रखो, ठीक है। नाउ बेस इट द की कॉन्सेप्ट क्या होता है, पहली बात तो ये डिपेंड करता है कि एक एनालाइट कितना माइग्रेट करता है, दूसरा एनालाइट कितना माइग्रेट करता है। मतलब एक मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स है वो एक कंपोनेंट की माइग्रेशन कैपेसिटी कितनी है, दूसरी की कितनी है, ठीक है। डिफरेंट टाइम जोन्स में डिफरेंट रेट्स पे ट्रैवल करते हैं, कोई थोड़ा स्पीड ट्रैवल करता है, कोई थोड़ा लेस स्पीड से ट्रैवल करता है। मोबाइल जो जिसकी एफिनिटी मोबाइल फेज से ज्यादा है वो स्पीड ट्रैवल करेगा, ठीक है। जिसकी एफिनिटी स्टेशनरी फेज है वो लेस स्पीड से ट्रैवल करेगा, ठीक है, कंपैरेटिवली। ऑलराइट, तो सेपरेशन जो है अभी एफिनिटी पे बेस्ड होता है, पोलैरिटी पे बेस्ड होता है, साइज एंड चार्ज पे बेस्ड होता है। मतलब एफिनिटी तो ये हो गया मोबाइल फेज, सॉलिड फेज, स्टेशनरी फेज वाला। पोलैरिटी भी होता है, अब जैसे पोलर कंपाउंड्स होते हैं उसमें से जो नॉन पोलर है वो ज्यादा तेज जाएगा या जो पोलर है वो ज्यादा तेज जाएगा, ठीक है। साइज भी होता है, साइज मतलब जो मॉलिक्यूलर साइज होता है कंपाउंड्स का। अगर अगर हमारा पोर्स जो है वो बहुत छोटे छोटे पोर्स हैं और मॉलिक्यूलर साइज में आइटम बहुत बड़ा है तो वो उस पोर्स में एम्बेड नहीं होगा, तो वो इल्यूट हो जाएगा, दैट मीन्स वो एक स्पीड में बाहर आ गया। चार्ज में कैटायंस एनायंस, अगर हमें कैटायनिक वाले एनालाइट चाहिए तो कैटायन वाले सॉल्वेंट हम यूज करेंगे मोबाइल फेज में, या स्टेशनरी फेज वैसा यूज करेंगे, and बाकी हमारा सेपरेट हो जाएगा। ये टू फेज सिस्टम होता है, एक हमेशा फिक्स रहता है, एक हमेशा मूव करता है। एक फिक्स जो होता है वो स्टेशनरी फेज होता है, जो मूव करता है वो मोबाइल फेज होता है। Importance of chromatography: separates complex mixtures that cannot be separated by physical means and identifies unknown compounds by comparing retention data. Unknown compounds हमें पता चल जाता है जिस जिस तरह से ट्रैवल करता है उसका रिटेंशन टाइम देख के। फिर एनालाइट को क्वांटिफाई भी करने में हेल्प करता है। अगर ट्रेस लेवल में भी कोई एनालाइट मिला है तो हम क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक से उसको क्वांटिफाई कर सकते हैं। ये यहाँ पे बात हो रही है जीसी कंफर्मेटरी इंस्ट्रूमेंट की, जीसीएमएस, एलसीएमएस, इनकी बात हो रही है। एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी उसकी भी बात हो रही है, ठीक है। ऑल्दो वो एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी इज नॉट क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक बट ये क्वांटिफाई, वो क्वांटिफिकेशन में आता है। essential in toxicology, drug analysis, environmental testing and food safety। और ये एडमिसिबल भी होता है कोर्ट में क्योंकि हमारे पास एक साइंटिफिक रिजल्ट होता है टू एक्सप्लेन। अब प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन, आपके पास एक स्टेशनरी फिक्स फेज है जो फिक्स्ड है, ठीक है। उसका काम क्या होता है, वो सिर्फ एनालाइट को अब्सॉर्ब करता है, मतलब सरफेस पे अब्सॉर्ब करता है, ठीक है। ये हमेशा याद रखना, अगर ये आपके पास स्टेशनरी फेस है तो यहाँ उसका काम है सिर्फ अब्सॉर्ब करना और कुछ काम नहीं है उसका। एंड जो मोबाइल फेज है वो कैरी करता है, चाहे वो गैस हो चाहे लिक्विड हो, वो एनालाइट को जो उसके साथ एफिनिटी ज्यादा होती है वो उनको कैरी करके लेके जाता है आगे तक। हाउ इट वर्क्स, सैंपल हम इंजेक्ट करते हैं, जैसे मोबाइल फेज अगर है तो वो कैरी करता है स्टेशनरी फेज के सरफेस के थ्रू कैरी करता है, या स्टेशनरी फेज का अगर कॉलम भी है तो वो उसके थ्रू उसको कैरी कर एनालाइट को कैरी करता है। कंपोनेंट्स विद स्ट्रॉन्गर एफिनिटी फॉर स्टेशनरी फेज, जिसकी एफिनिटी, जिस कंपोनेंट की एफिनिटी स्टेशनरी फेज से है वो थोड़ा स्लो जाएगा, जिस कंपोनेंट की एफिनिटी वीक मोबाइल फेज से ज्यादा है वो फास्टर माइग्रेट करेगा। इसका मतलब जो चीज फास्ट माइग्रेट कर चुकी है, ये कॉलम क्रोमेटोग्राफी की बात हो रही है, इसको आप टीएलसी समझ के मत बैठो, ये कॉलम क्रोमेटोग्राफी की बात हो रही है, ठीक है। तभी तभी वो एल्यूट हो सकता है ना, तभी हम एल्यूट करके निकाल सकते हैं। अब रिजल्ट है, एक टेम्पररी या स्पेशल सेपरेशन हो जाता है, लेकिन हमें पता चल जाता है कौन से दो कंपाउंड्स हैं। उसका एल्यूशन करना, उसका सेपरेशन, उसका फिल्ट्रेशन, प्योरिफिकेशन, वो सब करने के बाद हमें दो प्रॉपर मिलेंगे। स्टेशनरी फेज, उसके टाइप्स एंड एग्जांपल्स। अब स्टेशनरी फेज में कौन से एग्जांपल होते हैं, सॉलिड अब्सॉर्बेंट, एक तो सिलिका जेल होता है, एल्यूमिना होता है, चारकोल एक्टिवेटेड, इन सबका काम है अब्सॉर्ब करने का, सरफेस पे वो अपने अधेर कर लेते हैं। और जो लिक्विड है, ठीक है, लिक्विड जैसे कि मतलब कोई भी आपका ग्लास सरफेस हो गया, स्लाइड हो गया, आपका प्लास्टिक सरफेस हो गया, उसके ऊपर हमने एक लिक्विड को कोट कर दिया, मान लो सिलिका जेल की लिक्विड को ही कोट कर दिया, तो वो भी एक लिक्विड, मतलब वो भी एक कोटेड क्रोमेटोग्राफी में आ जाता है ना। देन आयन एक्सचेंज, मतलब कटायनिक एनायनिंग के बेसिस पे भी हम स्टेशनरी फेज रखते हैं। जेल मैट्रिक्स,
एगरोस वगैरह पे भी काम आता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस में काम आता है। इसमें साइज पे डिपेंड करता है, मॉलिक्यूलर विड्थ एंड साइज पे। फिर एफिनिटी लिगेंड्स, ये बायोलॉजी में मोस्टली काम आता है। एंटीबॉडी कहाँ जाके अटैच होगा एंड रेस्ट चीज इल्यूट हो जाएगी, इस तरह से वो फार्मास्यूटिकल्स में मोस्टली यूज होता है। अब मोबाइल फेज देखते हैं। ठीक है, मोबाइल फेज में पोलैरिटी की बात जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी इसमें एक बार आप देख लो, हेक्सेन होता है नॉन पोलर, एंड जो हेक्सेन होता है नॉन पोलर, क्लोरोफॉर्म होता है लो पोलर, इथाइल एसिटेट मीडियम होता है, एसीटोनाइट्राइल पोलर होता है, मिथेनॉल पोलर एंड वाटर हाईली पोलर। अब ये क्यों मैटर करता है? अगर आपका मोबाइल फेस पोलर है, ठीक है, अगर आपका मोबाइल फेस पोलर है, जो आ जाता है इथाइल एसिटेट, एसिडोनाइट्राइल, मिथेनॉल, ठीक है, तो ये क्या करेगा, बहुत जल्दी मोबाइल फेस जो है वो बहुत जल्दी स्टेशनरी फेज से मूव करेगा। ठीक है, स्टेशनरी फेज से बहुत जल्दी मूव करेगा, एंड आपको जो कंपाउंड है वो भी थोड़ा जल्दी, रिटेंशन टाइम भी उसकी थोड़ी फास्टर होगी। ओके, आपको थोड़ा जल्दी पता, सब सब चीजें इजी इसलिए रहेगी कि आपको थोड़ा जल्दी पता चल जाएगा कि आपका रिटेंशन टाइम क्या है, कौन सा कंपाउंड किस तरह से एफिनिटी शो कर रहा है, एक्सेट्रा। पर अगर आप हेक्सेन यूज करोगे जो नॉन पोलर है, तो उसका रिटेंशन टाइम भी बहुत स्लो होगा और बहुत स्लोली वो चढ़ेगा स्टेशनरी फेज पे। ठीक है, तो इसका मेजर है लेस पोलर, स्लो माइग्रेशन, ठीक है, एंड मोर पोलर, फास्टर माइग्रेशन। ठीक है, ओके। तो अगर हमें प्रॉपर्टीज देखनी है मोबाइल फेस की, तो पहली बात तो वो जो मोबाइल फेस आप ले रहे हो, जो भी केमिकल सॉल्वेंट जो भी ले रहे हो, वो स्टेशनरी फेस को डिग्रेड नहीं करना चाहिए, स्टेशनरी फेस से वो रिएक्ट नहीं करना चाहिए। पोलैरिटी अच्छे से आप डिसाइड करके लो, आपका कैसा कंपाउंड का मिक्सचर हो सकता है। आप उस कंपाउंड के हिसाब से, मतलब इंक एनालिसिस है, पॉइजन एनालिसिस है, पेस्टिसाइड एनालिसिस है, उस हिसाब से आप देख के आप सॉल्वेंट लोगे। जीसी में तो हम कैरियर गैस यूज करते हैं, और कैरियर गैस जब हम यूज करते हैं तो इनर्ट गैस होना चाहिए, है ना। अगेन मोबाइल फेस की अगर बात कर रहे हैं और रिएक्ट नहीं करना चाहिए, अगर आप कोई इनर्ट गैस तो किसी से रिएक्ट नहीं करते हैं, तो हम नाइट्रोजन, हीलियम, हाइड्रोजन, आर्गन, ये सारे फेजेस लेंगे। हाइड्रोजन थोड़ा फास्टर रहता है। एंड एचपीएलसी की बात करें, दैट इज हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, इसमें कोई ऐसा लिक्विड सॉल्वेंट लेते हैं जो हाई प्रेशर पे भी रिएक्ट ना करे, या थर्मली स्टेबल हो। अब है सेपरेशन मैकेनिज्म्स। तो देखो, सेपरेशन मैकेनिज्म्स की बात करें तो आ जाता है कि एड्सॉर्प्शन पे भी बेस्ड होता है कुछ मैकेनिज्म, ठीक है, सरफेस अट्रैक्शन वगैरह। पार्टीशन पे बेस्ड होता है, मतलब दो इमिसिबल लिक्विड्स हैं, तो वो दो इमिसिबल लिक्विड्स के बीच की जो पार्टीशन हो जाएगी सॉल्युबिलिटी के बेस्ड पे, तो वो आ जाता है पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में बता चुकी हूँ, कैटायन एंड एनायनिक के बेस पे या चार्ज स्पीशीज को बदलने में काम आता है, मतलब सेपरेट करने में काम आता है। साइज एक्सक्लूजन में मॉलिक्यूलर सीविंग, हम बेसिकली ऐसे आप सीव पकड़ते हो ना, आप देखते हो कि जो बड़े साइज के पार्टिकल्स है वो रह जाए, छोटे साइज वाले आराम से निकल जाए, वैसा ही होता है। तो हम ऐसा स्टेशनरी फेज यूज करते हैं जिसमें पोर्स होता है, उस पोर्स में अगर वो सही साइज वाले पार्टिकल्स आ गए, मतलब हमें मिल गया, और जो सही साइज वाले पार्टिकल्स नहीं है वो निकल जाएंगे। या वाइस वर्सा करते हैं, जो हमें अनवांटेड इम्प्योरिटीज वगैरह है, वो पोर्स में अटक जाते हैं, बाकी हमारा एनालाइट निकल जाता है। एफिनिटी में ये फार्मास्यूटिकल वाला है, लॉक एंड की प्रिंसिपल, बहुत सारे एनालाइट डाल देते हैं, पर एंटीबॉडी पे जो एंटीजन लग सकता है सिर्फ वही लगेगा, बाकी सब वेस्ट है, बाकी सबको वॉश आउट कर देंगे। अब है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रोमेटोग्राफी। अब हम क्रोमेटोग्राफी कितने टाइप की होती है, किस वे में, किस प्रिंसिपल से, किस फेज में, वो सब एक बार चेक करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रोमेटोग्राफी में देखा जाए अब, तो बाय मोड की बात करें तो एक होता है कॉलम, होता है प्लेनर होता है। कॉलम मतलब कॉलम क्रोमेटोग्राफी, जो जो एक पाइप कॉलम इन सब में टेक कैरी ऑन होता है। प्लेनर मतलब पेपर वाला, पेपर क्रोमेटोग्राफी हो गया, आपके टीएलसी हो गए, ये सब। प्रिंसिपल की बात करें, अभी आपने पढ़ा एड्सॉर्प्शन, सरफेस लेवल का एड्सॉर्प्शन होता है, आयन एक्सचेंज होता है, एफिनिटी होता है, देन साइज एक्सक्लूशन होता है, एंड पार्टीशन होता है। और ये प्रिंसिपल ही सेपरेशन मैकेनिज्म में भी आ जाता है।
फिर दो आते हैं, स्टेशनरी फेज, मोबाइल फेज। अब स्टेशनरी फेज का ये होता है कि सॉलिड लिक्विड, लिक्विड सॉलिड, लिक्विड गैस, सॉलिड गैस, इस तरह के कुछ चेंजेस रहते हैं। तो स्टेशनरी फेज में क्या हो सकता है, लिक्विड सॉलिड बन हो सकता है, मतलब अम, आपका सॉलिड अगर स्टेशनरी फेज है, आपका लिक्विड जो है वो मोबाइल फेज हो जाएगा। एंड देन लिक्विड 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 भी आपका सॉलिड फेज भी आपका लिक्विड है, मोबाइल फेज भी आपका लिक्विड है, एंड गैस सॉलिड भी हो सकता है। मोड में आपको बता देती हूँ। कॉलम क्रोमेटोग्राफी में ऐसा होता है कि जो स्टेशनरी फेज ना वो पैक्ड होता है ट्यूब या कॉलम में, ठीक है। मतलब स्टेशनरी फेज के जो पार्टिकल्स होते हैं वो हम ट्यूब या कॉलम में डाल देते हैं, ताकि उसके थ्रू हम जो भी सैंपल डालेंगे वो उसके थ्रू थ्रू जाएगा, और जितना अब्जॉर्ब होना होगा या पोर में एम्बेड होना का वो हो जाएगा, बाकी निकल जाएगा। तो ये गैस क्रोमेटोग्राफी एचपीएलसी एंड आयन एक्सचेंज में यूज होता है। सेकंड है प्लेनर क्रोमेटोग्राफी। प्लेनर क्रोमेटोग्राफी मतलब एक फ्लैट सरफेस पे वो क्रोमेटोग्राफी सेपरेशन हम चेक करते हैं, इंक सेपरेशन वगैरह, ये इंक सेपरेशन भी एंड इवन पेस्टिसाइड सेपरेशन भी। तो ये सब हम करते हैं टीएलसी, पेपर क्रोमेटोग्राफी। ओपन ट्यूबुलर में है कैपिलरी कॉलम होता है, मतलब कॉलम रहता है, इट्स अ ट्यूब, बट उसकी जो फिल्म होती है ना, एकदम थिन फिल्म होती है, वहां पे कोटेड होता है। नाउ क्लासिफिकेशन बाय प्रिंसिपल। प्रिंसिपल में भी आपको पता है, एड्सॉर्प्शन में क्या होता है कि सरफेस इंटरेक्शन होती है, मतलब एनालाइट एड्सॉर्ब हो जाता है या फिर रिटेन हो जाता है या फिर एल्यूट हो जाता है। पार्टीशन में क्या होता है कि सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है, दो इमिसिबल लिक्विड्स अगर दो लिक्विड जो मिक्स नहीं हो रहे हैं, ठीक है, हम उन दो लिक्विड्स को लेते हैं एंड देन हम उसमें अपना कंपाउंड डाल देते हैं। तो एक कंपाउंड इमिसिबल लिक्विड ए में चला जाता है, एक कंपाउंड इमिसिबल लिक्विड बी में चला जाता है। और फिर हमें अब इमिसिबल लिक्विड है तो उनमें तो डिफरेंस होगा ही, तो हमें जो लिक्विड वापस चाहिए हम उसको निकालते हैं एंड देन उसके बाद उसको आइसोलेशन, प्यूरिफिकेशन सब करते हैं। यहाँ पे लेट्स सी एग्जांपल। ये मान लो आपका सेपरेटिंग फनल है, ठीक है, ये आपका सेपरेटिंग फनल है। यहाँ पे दो लिक्विड है, लिक्विड ए, लिक्विड बी। ओके, अब आपका ये था कंपाउंड, आपने ये कंपाउंड इसमें डाल दिया। ओके, इसमें डाल दिया। जब आपने कंपाउंड डाल दिया तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। मान लो ये था आपका कंपाउंड, ठीक है। तो जब आप देखोगे वो कंपाउंड ए में मिक्स हो गया, ठीक है। कंपाउंड जो है उसकी एफिनिटी थी ए के साथ, और जो बी है वो एज इट इज है, तो आपको डिफरेंस दिख जाएगा। तो आप ये वाला जो लेयर है उसको एल्यूट कर लोगे एंड आप उसको फर्दर प्रोसीजर में यूज कर सकते हो। तो आपके जो दो इमिसिबल सॉलिड लिक्विड्स हैं, आप उसमें आपको अपना कंपाउंड मिक्स मिल गया तो आप उसे ले सकते हो। थर्ड है आयन एक्सचेंज। आपको पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्सट्रैक्शन होता इंटरेक्शन होता है इसमें, केटायंस एनायंस ये सब यूज होता है, अमीनो एसिड्स, प्रोटीन, उन सब के लिए वो चार्ज रहते हैं ना, इसलिए। साइज एक्सक्लूशन में मॉलिक्यूलर सीविंग एंड जेल फिल्ट्रेशन, तो ये भी मैंने आपको बता दिया, ये कुछ पॉलीमर्स के लिए यूज होता है क्योंकि उनके साइजेस मैटर करते हैं। एंड एफिनिटी में लॉक एंड की, बायोलॉजिकल इंटरेक्शन या एंटीबॉडी के लिए मोस्टली यूज होता है। अब है सिलिका स्टेशनरी फेज, ठीक है। अब स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज हमेशा साथ साथ ही बता जाते हैं। तो अगर हम स्टेशनरी फेज सॉलिड ले रहे हैं तो हम मोबाइल फेज लिक्विड लेंगे, तो वो बन जाएगा लिक्विड सॉलिड क्रोमेटोग्राफी। हम सॉलिड फेज लिक्विड ले रहे हैं पर वो भी किसी सॉलिड के ऊपर ही होगा, लिक्विड होगा लेकिन वो भी किसी सॉलिड के ऊपर होगा। मोबाइल फेज लिक्विड है तो वो बन जाएगा लिक्विड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। अगर सॉलिड जो है एक्टिवेटेड है और हम मोबाइल फेज गैस ले रहे हैं तो वो गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी। एंड सेम वे लिक्विड एंड गैस लिक्विड गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। मोबाइल फेज की बात करें, आप कैसे मोबाइल फेज पर डिफरेंस करेंगे, अगेन लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, जिसमें मोबाइल फेज तो हम लिक्विड लेते हैं, ठीक है, वो कहाँ कहाँ लेते हैं हम टीएलसी में, पेपर क्रोमेटोग्राफी में, आप ये दोनों याद रखो। गैस क्रोमेटोग्राफी में हम मोबाइल फेज को गैस लेते हैं और उससे गैस क्रोमेटोग्राफी ही याद रखो, वोलेटाइल सैंपल्स के लिए यूज होता है। आप गैस कहाँ यूज करते हो, आप ऐसे सैंपल्स के लिए यूज करते हो जो वोलेटाइल है। और सुपर क्रिटिकल फ्लूइड क्रोमेटोग्राफी, इसमें ज्यादा कुछ नहीं, हम CO2 गैस वगैरह यूज करते हैं। तो या तो गैस क्रोमेटोग्राफी में तो एलसी में हम सिलेक्टिविटी के हिसाब से हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है एड्सॉर्प्शन वर्सेस पार्टीशन। हम हमें क्या ऐसा डिफरेंस है कि हम एड्सॉर्प्शन कर अगर हम कर सकते हैं तो हम पार्टीशन पे क्यों जाते हैं, या पार्टीशन कर सकते हैं तो हम एड्सॉर्प्शन पे क्यों आते हैं।
देखो अभी पैरामीटर क्या है, एड्सॉर्प्शन में पैरामीटर क्या होता है, स्टेशनरी फेज, एक सॉलिड एड्सॉर्बेंट होता है, और पार्टीशन में क्या होता है, एक सॉलिड सपोर्ट होता है, सॉलिड कॉलम होता है, लेकिन उसमें लिक्विड कोट किया हुआ होता है। पार्टीशन में बेस्ड है सॉल्युबिलिटी पे, ठीक है, सॉल्युबिलिटी पे बेस्ड है। मैकेनिज्म मतलब एड्सॉर्प्शन में ऊपर चिपक जाता है, अधेर हो जाता है, एंड पार्टीशन में मिक्स होकर सॉल्युबिलिटी जो फैक्टर है, मतलब हमारा जो लिक्विड है उसमें मिक्स होके फिर हम उसे रिमूव कर लेते हैं। मोबाइल फेज अगर हम सॉलिड की एड्सॉर्प्शन की बात करें तो हम लिक्विड या गैस स्टडी करते हैं। पार्टीशन की बात करें तो उसमें भी लिक्विड एंड गैस होता है। फिर आप एग्जाम्पल एंड सिलेक्टिविटी वगैरह एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में एड्सॉर्प्शन में टीएलसी एंड कॉलम होता है यूज, एंड पार्टीशन में पेपर क्रोमेटोग्राफी एंड गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। सिलेक्टिविटी में देखो हम एड्सॉर्प्शन के लिए कुछ पेस्टिसाइड्स वगैरह पे भी कर लेते हैं, ठीक है, ड्रग्स, डाइज, पेस्टिसाइड, एंड ये फंक्शनल ग्रुप्स को टारगेट करता है। पार्टीशन में पोलैरिटी, सॉल्युबिलिटी, अमीनो एसिड, इनको टारगेट करके अमीनो एसिड, शुगर, वॉलेटाइल चीजें चेक करते हैं। अब पढ़ते हैं हम कॉलम क्रोमेटोग्राफी। कॉलम क्रोमेटोग्राफी बहुत ही पुराना एंड एक सिंपलेस्ट फॉर्म है क्रोमेटोग्राफी का। जो द स्टेशनरी फेज दैट इज पैक्ड इनसाइड अ ग्लास मेटल कॉलम, ठीक है, जो स्टेशनरी फेज है हम उसको पैक करके रखते हैं मेटल कॉलम में। अगर ये आपका कॉलम है तो उसमें हमारा स्टेशनरी फेज पैक्ड रहता है, ओके, पैक्ड रहता है। और जो मोबाइल फेज है वो इसके अंदर से जाता है। अगर ये हमारा मोबाइल फेज है, कोई भी लिक्विड या गैस जो भी है, तो वो इसके अंदर से जाके एल्यूट होता है, अपना कैरियर कंपाउंड सब लेके एल्यूट होता है। कंपोनेंट सेपरेटेड बेस्ड ऑन डिफरेंशियल एड्सॉर्प्शन पार्टीशन, मोस्टली पार्टीशन, ठीक है। देन यूजफुल फॉर प्रिपरेटिव स्केल प्रिपरेशन, अगर हमें प्योर कंपाउंड्स निकालने हैं तो हम मोस्टली ये यूज करते हैं, बिकॉज बहुत कम नैरो जगह होती है मोबाइल फेस को निकलने की, एंड उसमें भी जो एनालाइट होता है, जो कंपाउंड होता है, वो वॉल्स पे चिपक जाता है, वो अब्जॉर्ब हो जाता है, वही गैस मतलब स्टेशनरी फेस पे अब्जॉर्ब हो जाता है, अब्जॉर्ब हो जाता है, सॉरी। जब अब्जॉर्ब हो जाता है तो हमारे पास जो एलिमेंट निकलता है वो हाईली प्योर होता है, और वो प्योर नहीं भी होता तो भी हम उसको आइसोलेशन वगैरह परफॉर्म करके प्योर कर लेते हैं। तो इसमें टाइप्स क्या है, ओपन कॉलम, फ्लैश कॉलम, बट आपको सबसे याद रखना है एचपीएलसी, ठीक है। जो कॉलम क्रोमेटोग्राफी है उसमें सबसे ज्यादा आता है एचपीएलसी। अब सेटअप एक बार आप देख लो। पहली बात तो एल्यूशन प्रिंसिपल, मैंने कहा था अगर लेस पोलर होगा, ठीक है, अगर लेस पोलर होगा तो जब हम लोग सरफेस वाला पढ़ रहे थे, ठीक है, अगर लेस पोलर मोबाइल फेज होगा तो वो कंपाउंड इजीली मतलब जल्दी माइग्रेट नहीं करेगा। पर यहाँ पे क्या है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी में जो लेस पोलर कंपाउंड्स होंगे वो एल्यूट हो जाएंगे पहले, ठीक है, जो भी लेस पोलर कंपाउंड्स है वो एल्यूट हो जाएंगे, और जो मोर पोलर कंपाउंड्स है वो वहां पे रिटेन करेंगे। देन सॉल्वेंट पोलैरिटी कंट्रोल सेपरेशन, तो ये तो हमने पढ़ लिया है। और कुछ पैरामीटर्स है जो हम आरएफ वैल्यू, जैसे रिटेंशन फैक्टर वैल्यू, ये सब हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, अब एक बार देख लो, हम सॉल्वेंट में मोबाइल फेज जो भी चेक करते हैं, उसके बाद ये सब डायग्राम पे चेक करो, आपका सैंपल मिक्सचर है, फिर आपका एक मोबाइल फेज है, फिर आपका जो भी हाई एफिनिटी एनालाइट है, यहाँ पे देखो ये आपका मोबाइल फेज है। आपने मान लो स्टेशनरी फेज जो है वो पोलर लिया है, ओके, मोबाइल फेज नॉन पोलर लिया है। स्टेशनरी फेज आपने पोलर कंपाउंड लिया है, तो ये जो रेड बैंड है उसकी हाई एफिनिटी है स्टेशनरी फेज के लिए, तो वो वहीं पे रिटेन कर गया, एंड जिसके लो एफिनिटी है वो निकल गया। तो जो लो एफिनिटी वाला था वो शायद लेस पोलर था, तो वो निकल गया, ठीक है। अब कॉलम क्रोमेटोग्राफी की पैकिंग एंड प्रिंसिपल क्या है। पैकिंग में देखो हम सिलिका जेल, एल्यूमिना, सेलाइड, फ्लोरोसिल कुछ भी यूज कर सकते हैं। सिलिका जेल सबसे ज्यादा यूज होता है और एल्यूमिना उसके बाद यूज होता है। पैकिंग मेथड्स में पहला होता है ड्राई पैकिंग, मतलब हम जो जैसा मान लो आपके पास ये कॉलम है, ठीक है, आपके पास एक कॉलम है, आपने उसमें सीधे सीधे ड्राई 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 सब चीजें भर दी, ठीक है, वो हो गया ड्राई पैकिंग। फिर आपने उसमें सॉल्वेंट डाल दिया ताकि वो वहां पे थोड़ा, उसके बाद आपने उसमें सॉल्वेंट डाला ताकि वो थोड़ा सा मिक्स मैक्स हो जाए। वेट पैकिंग का क्या मतलब होता है, पहले आपने सॉल्वेंट प्लस मटेरियल, ठीक है, मटेरियल
ऐड किया, फिर उसको कॉलम में डाला। ओके, फिर उसको आपने कॉलम में डाला। एंड इसके बाद आता है कॉलम मस्ट बी यूनिफॉर्म, मतलब हाँ, आप जैसे भी पैक करोगे कहीं पे एयर बबल्स नहीं होने चाहिए, वो प्रॉपरली पैक्ड रहना चाहिए। अब है एप्लीकेशंस। तो पहली बात तो हम प्लांट एल्कलॉइड्स, एंटीबायोटिक्स एंड नेचुरल प्रोडक्ट्स कॉलम क्रोमेटोग्राफी से अच्छे से निकालते हैं। फिर हम सिंथेटिक कंपाउंड्स, ड्रग मिक्सचर्स वगैरह भी कॉलम क्रोमेटोग्राफी से डिटेक्ट करते हैं, सेपरेट करते हैं, सॉरी। अब कॉलम क्रोमेटोग्राफी के एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस। तो एडवांटेजेस की बात करें तो सिंपल होता है, लो कॉस्ट सेटअप होता है, और लिमिटेशंस की बात करें तो टाइम कंज्यूमिंग होता है एंड ग्रेविटी फ्लो पे डिपेंड करता है, ठीक है। एडवांटेजेस में और है कि लार्ज स्केल कैपेसिटी होती है, वर्सेटाइल होता है, बहुत सारे स्टेशनरी फेजेस हम ऐड कर सकते हैं, और इसको दूसरे टेक्निक के साथ मिक्स भी कर सकते हैं कॉलम क्रोमेटोग्राफी को। एंड लिमिटेशंस है कि थोड़ा ज्यादा सॉल्वेंट चाहिए होता है, बिकॉज ऑब्वियसली स्टेशनरी फेज एकदम पैक्ड है, तो जितना ज्यादा सॉल्वेंट जाएगा उतने धीरे 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 वो पैक्ड होता रहेगा। एंड मोबाइल फेज जो है, सॉरी, एंड रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते एग्जैक्टली हम रिजल्ट्स को। एंड डू नॉट नॉट सुटेबल फॉर वॉलेटाइल कंपाउंड, ये गैस वाले कंपाउंड्स के लिए नहीं है। नेक्स्ट है पेपर क्रोमेटोग्राफी। ये प्लेनर क्रोमेटोग्राफी है। तो प्लेन जो पेपर क्रोमेटोग्राफी है वो भी सॉल्युबिलिटी के बेस्ड पे है। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी होता है, वाटर अब्सॉर्ब ऑन सेल्यूलोज, ठीक है। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी इसलिए बिकॉज जो पेपर मटेरियल है वो सेल्यूलोज स्लरी उस पर कोटेड रहती है, तो वो एक्ट करती है स्टेशनरी फेज की तरह। तो जो मोबाइल फेज होता है वो हम कोई भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ले लेते हैं जो कि कैपिलरी एक्शन से मूव करता है, तो हम जो है सैंपल को ओरिजिन पे स्पॉट कर देते हैं, और फिर वो डिफरेंट रेट्स पे माइग्रेट करता है, ठीक है। ये मतलब आपका पेपर क्रोमेटोग्राफी तो आपने देखी है ना। सिंपल पेपर होता है, आप उसको एक सॉल्वेंट में डिप करते हो, यहाँ पे आपकी पेंसिल की लाइनिंग होती है, यहाँ पे आपका मार्क रहता है, एंड वो ट्रैवल करता है उस मोबाइल फेस के साथ। आरएफ वैल्यू चेक करते हैं कि कितना डिस्टेंस, हाँ, अब आरएफ वैल्यू क्या होता है। आरएफ वैल्यू तो आप लोगों को याद रहना चाहिए, क्योंकि क्रोमेटोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये प्रॉपर यूनिट होती है। आरएफ वैल्यू होता है जितना भी डिस्टेंस ट्रैवल किया है बाय सॉल्यूट, सॉरी बाय सॉल्यूट, ठीक है, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एंटायर मोबाइल फेज बाय सॉल्वेंट, ठीक है, मतलब मोबाइल फेज। ओके, आप वैसे तो 3/4 पे ही उसको रोक देते हो, तो इतना आपको नोट करना है। अगर ये आपका सॉल्वेंट फ्रंट है और ये आपका पार्टिकल रिटेंशन टाइम जो भी है, तो इसको आप लिखोगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 3 सेंटीमीटर और यहाँ पे आ गया आपका 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका जो डिवाइड करके आएगा आंसर, वो आपका रिलेटिव रिटेंशन फैक्टर वैल्यू होगा। पेपर क्रोमेटोग्राफी जो सिंपल है, इनएक्सपेंसिव है, और बहुत यंग एज में स्कूल्स वगैरह में शुरू भी हो जाता है, ताकि इसको सिखाया जा सके। नाउ इसमें आप देखो, इसमें एक असेंडिंग मेथड होता है, एक डिसेंडिंग मेथड होता है, ठीक है, डिसेंडिंग मेथड होता है। ऑलराइट, इसमें जो स्टेशनरी फेस है उसमें वाटर जो है वो अब्सॉर्ब हो जाता है सेलुलर फाइबर्स ऑफ पेपर, और जो मोबाइल फेज है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ब्यूटेनॉल, इथेनॉल, वाटर मिक्सचर्स में, वाटर मिक्सचर कुछ भी हो सकता है। देन विजुअलाइजेशन कैसे करते हैं हम, एक बार जब हमारा सॉल्वेंट फ्रंट वगैरह निकल आता है, पता चल जाता है, मार्क कर लेते हैं, तो हम यूवी लाइट, आयोडीन वेपर, इनहाइड्रेंस पे, इन सब के साथ हम इसको चेक कर सकते हैं। अब टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी में देखें तो असेंडिंग मतलब ऊपर से मोबाइल फेज, सॉरी, नीचे से मोबाइल फेज ऊपर तक जाता है। डिसेंडिंग में हम उसको ग्रेविटी के थ्रू नीचे आने देते हैं। देन रेडियल मतलब कि आप बीच में स्पॉट डालोगे और वो आउटवर्ड जाएगा, जहां उसकी एफिनिटी होती है। एंड 2 डायमेंशनल मतलब एक बार आप पेपर को रोटेट 90 डिग्री रोटेट कर दोगे, और उसके बाद ये अमीनो एसिड्स वगैरह के लिए यूज होता है। आरएफ वैल्यू मैंने आपको बता दिया, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द कंपाउंड डिवाइड बाय डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द सॉल्वेंट फ्रंट। ऑलराइट, अगर आरएफ वैल्यू 0 आती है, इसका मतलब कि कंपाउंड आपका मूव ही नहीं किया है, वो उसमें मूव नहीं किया, इसका मतलब ना वो स्टेशनरी फेज से ही बहुत ज्यादा एफिनिटी है, वो मोबाइल फेज उस पर काम ही नहीं किया।
और RF वैल्यू 1 आती है, इसका मतलब कि पूरी तरह से मोबाइल फेस से ही एफिनिटी है, वो उसके साथ ही कहीं भी चला जाएगा। फिर आप फोरेंसिक एप्लीकेशन देख लो, उसमें इंक एग्जामिनेशन में काम आता है, डाई एनालिसिस, ड्रग आइडेंटिफिकेशन, फूड अडल्ट्रेशन, ठीक है। फिर पेपर क्रोमेटोग्राफी एंड TLC में एक बार आप लोग रीड कर लेना, बिकॉज इस पे क्वेश्चन तो एग्जैक्टली नहीं आएगा, पर ये आपके नॉलेज के लिए बहुत काम आएगा, बहुत सिमिलर होता है। मेजर डिफरेंस ये होता है कि पेपर क्रोमेटोग्राफी थोड़ा स्लोअर होता है और TLC होती है थोड़ी फास्टर होती है। नाउ वी आर गोना गो फॉर थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। इसमें कौन से प्लेट्स यूज होते हैं, चेम्बर क्या होता है, चेम्बर मीन्स डिटेक्शन के लिए, जो आइडेंटिफिकेशन के लिए हम जो चेम्बर यूज करते हैं, RF वैल्यू एंड फोरेंसिक एप्लीकेशन। So TLC is based on adsorption chromatography on a thin layer of adsorbent coated on rigid support। अब coated on rigid support का मतलब है सीधा कि यहाँ पर मैं आपको शो कर देती हूँ। तो ये मान लो आपका बड़ा सा ग्लास प्लेट है, ठीक है। आप उस पे डालोगे सिलिका जेल की जो स्लरी होगी, ठीक है, सिलिका की जेल की जो स्लरी होगी, वो आप इस पे कोट कर दोगे, ठीक है। आप इस पे पोर कर दोगे। अब जब पोर कर दोगे तो आप इसको इंक्यूबेट कर दोगे। जब आप इसे इंक्यूबेट कर दोगे तब ये एक स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है, जो आप यूज कर सकते हो। इंक्यूबेट मतलब 110 डिग्री सेल्सियस पे आप इंक्यूबेट करने के बाद, हीट करने के बाद, ये एक कोटेड स्ट्रक्चर बन जाता है TLC के लिए। फिर यहाँ पे आप 10 to 15 स्पॉट्स आप आराम से कोट कर सकते हो। एंड इसी तरह से प्री कोटेड पेपर भी आते हैं, ठीक है, तो वो ऑलरेडी मार्केट से अवेलेबल होते हैं। एंड आई थिंक मर्क्स के आते हैं, वो आराम से अवेलेबल होते हैं। तो उसमें आपको वो सिर्फ थिन स्लाइस्ड होते हैं, तो आपको आराम से कट करना है बेस्ड ऑन जितने आपको स्पॉट्स डालने हैं। एंड देन आप उस पे स्पॉट डालने के बाद उसको इजीली यूज कर सकते हो। अब है स्टेशनरी फेज, तो इसमें आपका सिलिका जेल हो गया, एल्यूमिना हो गया। मोबाइल फेज में आपको एप्रोप्रिएट सॉल्वेंट मिक्स का यूज करना है। जैसे आप हेक्सेन ले सकते हो, हेक्सेन इज टू टोलिन का रेशियो ले सकते हो, क्लोरोफॉर्म इज टू मिथेनॉल का रेशियो ले सकते हो। वो डिपेंड करता है कि आपको करना कौन सा है, आपको किस एनालाइट को सेपरेट करना है। एंड आपको यहाँ पे क्या करना होता है, आपको छोटे छोटे स्पॉट्स लगाने होते हैं एंड देन इसको डेवलपिंग चेम्बर में रखना होता है। मतलब जो सॉल्व मोबाइल फेज आप ऐसे नहीं डाल दोगे ना, तो आप एक चेम्बर में लोगे जितना बड़ा आपका, मान लो अगर आपने 10 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर की स्ट्रिप ली है, तो आपके लिए एक बीकर काफी है। आप बीकर में मोबाइल फेज रखो एंड आप क्या बोलते हैं, जो आपका स्टेशनरी फेज है उसको आराम से रख दो। पर अगर आपका बहुत ही जो एफएसएल्स वगैरह में मोस्टली यूज होता है, वो होता है बिग ग्लास, तो आई थिंक वो 15 by 15 सेंटीमीटर का स्क्वायर रहता है और वो हैवी भी होता है। तो उसके लिए तो आपको बड़ा चेम्बर चाहिए होगा, तो काफी 5 kg वाला एक चेम्बर होता है। तो उसके लिए जो चेम्बर यूज होता है, वो चेम्बर में आप मोबाइल फेस डालिए, आप सैचुरेट होने के लिए रख दीजिए उसको 10 मिनट्स के लिए एटलीस्ट, आपने जो भी मिक्सचर डाला है। एंड उसके बाद आप जब वो रन हो जाएगा, मोबाइल फेस प्रॉपरली रन हो जाएगा, फिर हम उसको सॉल्वेंट फ्रंट वगैरह मार्क कर लेंगे। एंड देन हम उसको यूवी चेम्बर में देख सकते हैं, या फिर स्प्रेइंग रिएजेंट जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप रिएजेंट्स वगैरह से हम उसे चेक कर सकते हैं। अब आता है नेक्स्ट, ये आपको देखो TLC प्लेट का एक स्ट्रक्चर दिया है। एक बेस लाइन होता है जिसपे आप स्पॉट लगाएंगे, और सॉल्वेंट फ्रंट मतलब जहां तक डिस्टेंस गया है, ठीक है, जहां तक मोबाइल फेस गया है वो आपको काउंट कर लेना है। आप RF वैल्यू निकाल लोगे। अगर आपका RF वैल्यू 0.3 से कम है, इसका मतलब है कि एड्सॉर्प्शन ज्यादा है। और अगर 0.7 से RF वैल्यू भी ज्यादा है, इसका मतलब कि एड्सॉर्प्शन कम है एंड मोबाइल फेस के साथ वो निकल गया, आपका जो एनालाइट है वो चला गया। TLC की जो वर्किंग प्रोसीजर है वो देखते हैं। पहले आपको TLC प्लेट एक्टिवेट करनी है, जो मैंने बताया ऑलरेडी। आपको 110 डिग्री सेल्सियस पे जब स्लरी पोर करने के बाद, उसको सूखने देने के बाद, आपको 110 डिग्री सेल्सियस पे 30 मिनट के लिए रखना है, ताकि वो अच्छे से कोट हो जाए और कोई मॉइस्चर ना रहे। फिर आप उस पे एप्लीकेशन डालोगे, मतलब आप स्पॉट करोगे अपने सैंपल्स को, ठीक है। कैपिलरी ट्यूब से आप उसको स्पॉट करोगे, कैपिलरी ट्यूब के, ताकि थिन फाइन स्पॉट बने और कॉन्सेंट्रेटेड स्पॉट बने। इसके बाद आप चैम्बर को सैचुरेट करोगे। आप अपना मोबाइल फेस चैम्बर में डालने के बाद आप उसको अच्छे से सैचुरेट कर लोगे। दैट मीन्स आप उसे 10 मिनट के लिए रखने रहने दोगे कि वो अच्छे से इवनली मिक्स होके सैचुरेट हो जाए। एंड देन आप उसको अपना अपना TLC प्लेट जो होगा वो रखोगे। वंस यू कीप दैट, आप उसको कुछ टाइम तक अच्छे से रन होने दो, 15-30 मिनट्स के लिए आप उसे रन होने दो, जब तक आपको लग रहा है कि जो सॉल्वेंट फ्रंट है वो 3/4 TLC प्लेट तक नहीं पहुंच गया। ओके, उसके बाद आप उसको निकालोगे, थोड़ा सा ड्राई करके आप विजुअलाइज करोगे।
आप विजुलाइज किस में करोगे? अगर आप यूवी चेम्बर में विजुलाइज कर रहे हो तो 254 टू 366 नैनोमीटर में आप चेक करोगे, एंड आप इसमें आयोडीन, ड्रैगन ऑफ रिएजेंट वगैरह स्प्रे करोगे। मेजर करना है आरएफ वैल्यू, एंड यही चेक, इसी से मोस्टली पता चलता है कि कौन सा कंपाउंड है वो। अब है टीएलसी में फॉरेंसिक एप्लीकेशन। अब फॉरेंसिक एप्लीकेशन इजी है, आपको पता है, आप ड्रग एनालिसिस में यूज करते हो ताकि आप जो है कैनबिस के कॉन्स्टिट्यूएंट्स है उसको आइडेंटिफाई कर सको, टीएचसी, सीबीडी, ये आप आइडेंटिफाई कर लो। फिर आप ड्रग है कौन सा वो आइडेंटिफाई कर सकते हो। जीसीएमएस यूज करने से पहले एक अच्छा प्रिजम्पटिव टेस्ट ये है। देन देर इज इंक एग्जामिनेशन। इंक एग्जामिनेशन में क्या क्या है, आप बॉल पॉइंट पेन, जेल इंक पेन, फाउंटेन पेन, ये सब आप फॉर्जरी डिटेक्शन के लिए यूज करते हो। एक्सप्लोसिव में टीएनटी, आरडीएक्स, जो भी पोस्ट ब्लास्ट रेसिड्यू एनालिसिस है, आर्सन एनालिसिस है, वो भी आप इसमें टीएलसी चेक कर सकते हो बिफोर यू गो फॉर जीसीएमएस या हेड स्पेस क्रोमेटोग्राफी। एंड पेस्टिसाइड स्क्रीनिंग, पॉइजन डिटेक्शन के लिए तो बहुत ही अच्छे से ये यूज होता है। अब हम चलते हैं टीएलसी के एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस क्या क्या है। तो अगर हम टीएलसी के एडवांटेजेस देखें तो पहले तो रैपिड रिजल्ट्स है, 15 टू 30 मिनट्स के अंदर आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे। सिंपल है, लो कॉस्ट है, एंड देन मल्टीपल सैंपल्स भी आप रन कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया ना, वो लंबी कोटिंग वाले 15 टू 15 सेंटीमीटर वाले ग्लास स्लाइड पे आप 10 टू 15 सैंपल्स एक बार में आप कोट कर सकते हो। आप कोट नहीं, आई मीन स्पॉट कर सकते हो उसको सेपरेट करने के लिए। सेंसिटिविटी भी हाई रहती है ताकि, एंड देन पहले तो प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग भी उसमें अच्छे से हो जाती है। लिमिटेशंस देखें तो पहली बात, सिर्फ क्वालिटेटिव ही बताता है, मतलब आपको ये बताएगा कि कौन सा अननोन कंपाउंड वो है, ये नहीं बताएगा कि कितने क्वांटिटी में है। देन बहुत कॉम्प्लेक्स मिक्सचर हुआ तो वो ऐसे टीएलसी से सेपरेट नहीं हो सकता, उसके लिए आपको कॉलम क्रोमेटोग्राफी की रिक्वायरमेंट पड़ जाएगी। एंड देन थोड़ा डिपेंड करता है आपका मोबाइल फेज, रिटेंशन फैक्टर, इन सब पे बहुत चीज़ें डिपेंड करता है। अन्य वॉलेटाइल कंपाउंड के लिए नहीं है, बिकॉज वॉलेटाइल कंपाउंड अगर हुआ तो वो तो वहीं के वहीं इवेपोरेट हो जाएगा। देन है गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। अब हम गैस लिक्विड पे आ जाते हैं तो यहाँ से थोड़ा इंस्ट्रूमेंटेशन प्रिंसिपली थोड़ा अच्छे सिलेक्ट होता है, आप डिटेक्टर के टाइप्स वगैरह सब कुछ इसमें से शुरू हो जाते हैं। तो गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी जो है वो सेपरेट करता है वॉलेटाइल कंपाउंड्स को, ठीक है, वो वॉलेटाइल कंपाउंड्स को सेपरेट करता है, और इसमें जो मोबाइल फेज होता है वो होता है गैस। हम मोबाइल फेज, जो कैरियर फेज है, कैरियर गैस है, वो सॉरी वो होता है गैस। इसको हम कैरियर गैस कहते हैं क्योंकि जो कैरियर गैस है वो वही कंपाउंड को लेके स्टेशनरी फेज के थ्रू मूव करता है। तो हमारा कैरियर गैस क्या होता है, हमेशा इनर्ट सब्सटेंस, ठीक है। इनर्ट गैस जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, आर्गन, नियॉन एक्सेट्रा, ठीक है। तो हमारे इनर्ट गैसेस होते हैं हीलियम, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड आर्गन, ताकि वो रिएक्ट ना करे स्टेशनरी फेज के साथ। और स्टेशनरी फेज हमारा क्या होता है, कोई भी ऐसा हाई बॉइलिंग लिक्विड जो हम एक सॉलिड सपोर्ट में डाल दें, मतलब आप कॉलम में पैक कर देते हो या फिर आप कैपिलरी रखते हो। पैक्ड का मतलब होता है कि अगर आपके पास, मैं आपको शो करके बताती हूँ, अगर ये आपके पास दो कॉलम है, ठीक है, ओके, आपके पास दो कॉलम है, तो अगर ये पैक्ड है तो यहाँ पे अगर हमारा जो भी सॉलिड फेज होगा, जो भी कोटिंग होगी, वो हम ना इसके अंदर फिक्स कर देंगे ऐसे 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 ऐसे। तो जो मोबाइल फेज है उसको इसके अंदर से जाना पड़ेगा, ऑलराइट, निकलना पड़ेगा। लेकिन अगर हम कैपिलरी की बात करते हैं तो एकदम जो कोटिंग करेंगे वो हम एकदम थिन वॉल्स पे करेंगे, मतलब हम स्पेस देंगे ट्यूब में कि जगह रहे, पर हम एकदम थिन वॉल्स में कोटिंग करेंगे। तो जो भी मोबाइल फेज होगा वो इसके अंदर से जाएगा, ओके। अगर एफिनिटी रही तो चीजें जो है रिटेन हो जाएंगी अब कैपिलरी वॉल्स में, एंड यहाँ पे जो होगा, जो हमें डिजायर्ड एनालाइट है वो इल्यूट हो जाएगा एंड रेस्ट रिटेन हो जाएगी पूरी ट्यूब में। अब सिंस गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है एंड वॉलेटाइल लिक्विड के लिए, तो इसमें हीटिंग तो कहीं ना कहीं है, हमारा एक ओवन चैम्बर भी है। तो यहाँ पे जो हमारा सैंपल होगा वो थर्मली स्टेबल होना चाहिए, ओके, ये मेजर चीज है। वॉलेटाइल भी होना चाहिए, एंड जो सेपरेशन है वो थोड़ा मिक्स बेस्ड होती है, पोलैरिटी पे तो बेस्ड होती है क्योंकि ऑब्वियसली चीजें रिटेन भी तो करेंगी स्टेशनरी फेज में, बट बॉइलिंग पॉइंट पे भी डिपेंड करता है। जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो जल्दी वॉलेटाइल होगा, वो जल्दी वेपराइज होगा, उस तरह से। एंड रिटेंशन टाइम चेक करते हैं इसके बाद, जो इंजेक्टर से लेके, इंजेक्टर में हम सैंपल डालते हैं, डिटेक्टर तक जाता है, तो इंजेक्टर से डिटेक्टर तक हम चेक करते हैं कि कितना रिटेंशन टाइम है।
लाइट चली गई है और अभी और कोई ऑप्शन नहीं है, तो कोई बात नहीं। एज लॉन्ग एज हमें पीपीटी अच्छे से दिख रही है, हम फिनिश करते हैं इसको। अब है गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी की इंस्ट्रूमेंट लेआउट। अब एक होता है कैरियर गैस सिलेंडर, ठीक है, जो हम आर्गन हीलियम नियॉन जो भी है वो प्रोवाइड करता है। एक है प्रेशर रेगुलेटर जो 400 बार तक प्रेशर मेंटेन करके रखता है। एक है इंजेक्शन पोर्ट जहाँ से हम सैंपल को डालते हैं, यहाँ से हम सैंपल इंजेक्ट करते हैं। फिर कॉलम जो कैपिलरी ट्यूब हमारी जो होती, कैपिलरी ट्यूब में जो हमारी स्टेशनरी फेज वाली ट्यूब वगैरह होती है, वो ओवन में होती है, ओके, कॉइल्ड होके ओवन में रहती है। और जो डिटेक्टर हम यूज करते हैं वो होता है फोटो आयनाइजेशन डिटेक्टर, एफआईडी या टीसीडी, थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर। एंड देन हमारे पास एक रिकॉर्डिंग के लिए डेटा सिस्टम वगैरह होता है जो हमें फाइंडिंग्स रिपोर्ट सब देगा। तो अभी कॉमन डिटेक्टर्स देखें तो एफआईडी, फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर, मोस्टली हाइड्रोकार्बन्स वगैरह के लिए यूज होता है। देन टीसीडी, थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर, दैट इज लाइक यूनिवर्सल रहता है। एंड देन देर इज, फिर हमारे पास इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्टर जो हैलोजेंस ड्रग्स के लिए मोस्टली यूज होता है। एंड देन एनपीडी, एनपी डिटेक्टर पेस्टिसाइड्स के लिए। एफआईडी एंड टीसीडी आर द मोस्ट यूज्ड डिटेक्टर्स। एंड कॉलम टाइप्स में देखें हमारे पास, तो पैक्ड कॉलम तो मैंने आपको बता दिया, एंड कैपिलरी कॉलम। अब है की कंपोनेंट्स एंड देयर फंक्शंस। तो पहली बात तो हमारे कैरियर गैस जो होता है वो हम चीप एंड बेस्ट एफिशिएंसी वाला यूज करते हैं और फास्टर वाला भी यूज करते हैं। तो प्योर होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए, इनर्ट होना चाहिए ताकि वो रिएक्ट ना करे। देन इंजेक्शन पोर्ट जो होता है जहाँ पे हम सैंपल डालेंगे वो सिरिंज के थ्रू सैंपल डालेंगे। दो टाइप होते हैं, स्प्लिट एंड स्प्लिटलेस इंजेक्शन। टेम्परेचर भी 250 टू 300 डिग्री सेल्सियस तक होता है ताकि हम वेपराइज कर सके सैंपल को इंस्टेंटली। कॉलम ओवन जो होता है वो आइसोथर्मल होता है एंड वो टेम्परेचर प्रोग्राम्ड रहता है। मतलब एक रेंज रहती है ना, 50 से 350 डिग्री सेल्सियस तक की रेंज रखते हैं, तो वो सेपरेशन एफिशिएंसी डिपेंड करता है। तो अभी दो टाइप के होते हैं, एक में होता है कि आप कांस्टेंट टेम्परेचर रखते हो और एक में होता है टेम्परेचर कंट्रोल करते हो। अगर आपको लगता है कि ये एनालाइट के लिए मुझे इतना टेम्परेचर रखना है, दूसरा एनालाइट के लिए इतना टेम्परेचर रखना है, तो वो भी डिपेंड करता है। फिर है कॉलम, तो आपको मैंने बता दिया पैक्ड होता है या कैपिलरी होता है। कैपिलरी में थोड़ी हाई रेजोल्यूशन होती है। एंड डिटेक्टर एफआईडी सबसे कॉमन है, फिर टीसीडी हर जगह यूज होता है, वो भी आपको बता दिया है। देन आइसोथर्मल एंड टेम्परेचर प्रोग्रामिंग, ये भी मैंने आपको बताया। आइसोथर्मल का मतलब है कि एक कांस्टेंट टेम्परेचर रहता है। मतलब अगर सिंपल कंपाउंड्स है, अगर ज्यादा डिफरेंस नहीं है कंपाउंड्स में, तो मतलब सिमिलर बॉइलिंग पॉइंट वाले कंपाउंड है तो हम कांस्टेंट टेम्परेचर रखते हैं, वो हो जाता है मैनेज। एंड जो टेम्परेचर प्रोग्राम्ड है, अगर हमें लगता है कि बहुत कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है, देन हम लोग टेम्परेचर प्रोग्राम करते हैं, मतलब हम अपने हिसाब से टेम्परेचर बढ़ाते रहते हैं। फॉरेंसिक ड्रग एनालिसिस में हम यही यूज करते हैं। अब कुछ फॉरेंसिक एप्लीकेशन में देखो तो आपको ब्लड अल्कोहल कंटेंट, अगर आपको ब्लड अल्कोहल कंटेंट चेक करना है, आप हेडस्पेस जीसी यूज करोगे। आर्सन वगैरह के लिए भी आप हेडस्पेस जीसी यूज करोगे, एक्सप्लोसिव्स के लिए भी। देन ड्रग एनालिसिस, वॉलेटाइल पॉइजन डिटेक्शन, ये सब हम लोग बायोलॉजिकल सैंपल में हाइड्रोजन साइनाइड वगैरह ढूंढना, ये सब हम जीएलसी में करते हैं। एडवांटेजेस देखते हैं, बहुत अच्छी सेपरेशन एफिशिएंसी होती है, हाई सेंसिटिविटी तो होती है, कंफर्मेटरी इंस्ट्रूमेंट है, बहुत जल्दी एनालिसिस भी हो जाता है, और इसका ना एक लाइब्रेरी भी होता है, ठीक है, बहुत एक बड़ा लाइब्रेरी भी होता है जिसे हम लोग चेक कर सकते हैं। एंड देन इसको हम मास स्पेक्ट्रोमेट्री के साथ जोड़ भी सकते हैं। एंड जो लिमिटेशंस है वो ये है कि सिर्फ वॉलेटाइल सेमी वॉलेटाइल कंपाउंड्स के लिए ही यूज होता है। थर्मल मतलब जो कंपाउंड्स जो वॉलेटाइल नहीं है वो शायद डिग्रेड हो जाए इसमें, ठीक है, हीट की वजह से। एंड देन ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट वाले कंपाउंड्स हैंडल नहीं कर सकता, और कॉलम्स थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं एंड बहुत थिन होते हैं, बहुत केयर से रखना पड़ता है। नेक्स्ट है लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। ओके, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी की बात करें हम, तो इसमें आता है हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, जो थोड़ा मॉडर्न ऑटोमेटेड कॉलम क्रोमेटोग्राफी है। इसमें हम मोबाइल फेज भी लिक्विड लेते हैं और हाई प्रेशर में हम पंप करते हैं, जो कि 400 बार तक जाता है पैक्ड कॉलम के थ्रू। अब अगर एकदम कॉलम एकदम पैक्ड है तो ऑब्वियसली आपको प्रेशर तो चाहिए मोबाइल फेज को, ताकि वो इजीली एल्यूट होने की कोशिश करें। फिर पार्टिकल साइज इतना मैटर नहीं करता, बट यस 3 to 10 माइक्रोमीटर रहता है। अगर बहुत छोटा पार्टिकल साइज है तो ज्यादा रेजोल्यूशन लेती है, लेकिन बहुत ज्यादा प्रेशर की भी रिक्वायरमेंट होती है। सेपरेशन देखो, एड्सॉर्प्शन, पार्टीशन, आयन एक्सचेंज, इन सब पे बेस्ड करता है। जो अल्ट्रा हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है उसमें
2 माइक्रोमीटर वाले पार्टिकल्स रहते हैं, तो वो थोड़ा और फास्टर होता है और प्योरिटी देता है। फार्मास्यूटिकल, क्लिनिकल एंड फोरेंसिक एनालिसिस के लिए बहुत ज्यादा यूज होता है ये। HPLC इंस्ट्रूमेंट एंड लेआउट में देखें तो एक होता है सॉल्वेंट रिजर्वॉयर जिसमें हम सॉल्वेंट रखते हैं, एक होता है हाई प्रेशर पंप जहाँ सैंपल इंजेक्टर जहाँ पे सैंपल इंजेक्ट करते हैं हम, एंड देन कॉलम जो हमारा स्टेशनरी फेज है, देन देयर इज डिटेक्टर, यूवी हो सकता है, मास स्पेक्ट्रोमेट्री हो सकता है, देन RID है, एंड देन डेटा सिस्टम है। अब एक होता है रिवर्स फेज HPLC एंड होता है नॉर्मल फेज HPLC। रिवर्स फेज जो है वो थोड़ा कॉमन है, ठीक है, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के लिए रिवर्स फेज कॉमन है, जिसमें हमारा स्टेशनरी फेज जो होता है वो नॉन पोलर होता है। ओके, नॉर्मल फेज में स्टेशनरी फेज होता है पोलर, रिवर्स फेज में स्टेशनरी फेज होता है नॉन पोलर, C18 वाली ट्यूब होती है। मोबाइल फेज होता है इसमें पोलर, आप समझ गए होंगे, ठीक है, थोड़ा वाइस वर्सा हो जाता है। तो जो कॉमन वाले में है, जो हमारा कॉमन है फार्मास्यूटिकल्स में यूज होता है, उसमें स्टेशनरी फेज है नॉन पोलर, मोबाइल फेज है पोलर। एंड देन इसमें क्या होता है, स्टेशनरी फेज अगर नॉन पोलर है तो इसमें नॉन पोलर कंपाउंड ही सबसे लास्ट, ठीक है, उसमें नॉन पोलर कंपाउंड क्या होगा, लास्ट में निकलेगा, ठीक है, इल्यूट्स नॉन पोलर कंपाउंड्स लास्ट। ऑलराइट, बिकॉज आपका स्टेशनरी फेज नॉन पोलर है ना, तो उसमें तो नॉन पोलर वाला ही लगेगा इसलिए। देन है HPLC का डिटेक्टर एंड द एप्लीकेशन। ऑलराइट, तो पहली बात तो यूवी विजिबल डिटेक्टर है, मोस्ट कॉमन है, डिटेक्ट करता है यूवी अब्सॉर्बिंग कंपाउंड्स को, 254 नैनोमीटर या वेरिएबल वेवलेंथ जो है हम उसमें चेक कर लेते हैं। देन देयर इज DAD एंड PDA, डायोड अरे डिटेक्टर, जिसमें एक पूरा यूवी स्पेक्ट्रम रिकॉर्ड हो जाता है। तो हम ना ऐसे अननोन कंपाउंड भी होते हैं ना जो हमें मालूम नहीं, डिटेक्ट करना होता है, मालूम नहीं होता, वो एक स्पेक्ट्रल मैच की वजह से हम उसको भी कंपाउंड को पता लगा सकते हैं। देन देयर इज फ्लोरोसेंस डिटेक्टर, तो एफ्लाटॉक्सिन्स, PHAs, PAH जो है, ये सब फ्लोरोसेंट कंपाउंड्स है, तो फ्लोरोसेंस के थ्रू हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। मास स्पेक्ट्रोमीटर में हम लोग टॉक्सिकोलॉजी के लिए यूज करते हैं, और GCMS, HPLC, LCMS, ये सब ज्यादा यूज होते हैं बिकॉज दे आर एकदम कंफर्मेटरी इंस्ट्रूमेंट। फिर देर इज RI डिटेक्टर, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिटेक्टर, यूनिवर्सल है पर इतनी सेंसिटिविटी या सिलेक्टिविटी नहीं है, ये पॉलीमर्स वगैरह के लिए बहुत अच्छे से काम आता है। अभी ये GLC वर्सेस LC, ठीक है, एक बार आप गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी वर्सेस HPLC रीड कर लेना। गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में हम मोबाइल फेज कौन सा लेते हैं, हम सैंपल रिक्वायरमेंट कौन सा लेते हैं, टेम्परेचर कौन सा है, ठीक है, जैसे कि मोबाइल फेज हम गैस क्रोमेटोग्राफी में इनर्ट गैस लेते हैं, पर LCMS में लिक्विड सॉल्वेंट लेते हैं, एक्वस, ऑर्गेनिक, कुछ भी। टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है और LC में इतना टेम्परेचर नहीं होता, 60 डिग्री तक की टेम्परेचर होता है। GCMS फास्ट रहता है, ठीक है, 5 to 30 मिनट्स के बीच में ले सकता है, लेकिन LCMS मॉडरेट भी है, फास्ट टू मॉडरेट है, 10 to 60 मिनट्स के बीच में। देन डिटेक्शन है, डिटेक्शन के लिए डिटेक्टर कौन से यूज होते हैं, जैसे GLC में FID, फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर है, मास स्पेक्ट्रोमेट्री है, LC में मास स्पेक्ट्रोमेट्री है बट UV है, डायोड अरे है, फ्लोरोसेंस है, लॉट। तो आप फॉरेंसिक यूज देखो, आप आर्सन, ब्लड, ये सब के लिए क्या क्या यूज होता है, GC। एंड नॉन वॉलेटाइल ड्रग्स, जो वॉलेटाइल नहीं है, टॉक्सिन्स है, प्रोटीन्स है, हैवी है, वो LCMS में यूज होता है। अब है हाइफेनेटेड टेक्निक। हाइफेनेटेड का टेक्निक्स होता है दो इंस्ट्रूमेंट से कपल्ड या कंबाइन किए हो, LCMS, GCMS, LCMS-MS, GCMS-MS, LC-NMR, ये सारे। हाइफेनेटेड टेक्निक्स का क्या क्यों रिक्वायरमेंट है, ठीक है, आपको हाइफेनेटेड टेक्निक्स में इतना नहीं पढ़ना पड़ेगा जितना आपको ये पढ़ना है कि उनकी इंट्रोडक्शन और उनकी रिक्वायरमेंट क्यों है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन विद स्पेक्ट्रोस्कोपिक आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, हमें इसमें सेपरेशन भी मिल जाता है और हमें आइडेंटिफिकेशन, वो स्ट्रक्चर है क्या वो भी पता चल जाता है। तो क्रोमेटोग्राफी अलोन क्या करता है, सेपरेट करता है कंपाउंड्स को, मास स्पेक्ट्रो अलोन क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है कंपाउंड को। जो हमें मिक्स कर देते हैं तो क्या बनता है, सेपरेशन भी होती रहती है और स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन भी होता रहता है, मतलब कंपाउंड सेपरेट भी होता रहा, पता भी चलता रहा क्या है। एडमिसिबल भी होता है कोर्ट में क्योंकि आपको रिटेंशन टाइम और उसका स्पेक्ट्रम दोनों प्रोवाइड हो रहा है, आप एक प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन दे सकते हो कि यस ये एक पॉइजन है, यस ये कोकेन है, या कैनबिस है, या जो भी है। तो बहुत ही कंफर्मेटरी इंस्ट्रूमेंट होता है। एंड देन गोल्ड
स्टैंडर्ड होता है, मतलब कुछ नहीं हो रहा तो इसका डेटा इज रिलायबल। अब देखो एलसीएमएस एंड जीसीएमएस का एक बार हम वर्क फ्लो देखते हैं। एलसीएमएस में देखें तो हम सैंपल को प्रिपेयर करते हैं, एलसी कॉलम में डालते हैं, फिर एक इंटरफेस होता है, मतलब एक जुड़ा हुआ चीज होता है जो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से जुड़ा होता है, ठीक है, एक लाइन समझो, एक लाइन ऑफ इंटरफेस। फिर वो जाता है डेटा एनालिसिस के लिए। जीसीएमएस में क्या होता है, एक सैंपल प्रिपरेशन करते हैं, हम जीसी कॉलम में डालते हैं, फिर एक ट्रांसफर लाइन होती है, फिर मास स्पेक्ट्रम में जाता है। मतलब एलसी और जीसी में कंपाउंड सेपरेट होने के बाद वो मास टू चार्ज रेशियो में होके, जो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रिंसिपल क्या है, मास टू चार्ज रेशियो, राइट। तो वो मास टू चार्ज रेशियो में आइडेंटिफाई होने के लिए वो मास स्पेक्ट्रोमेट्री में चला जाता है, एंड देन हमारे पास डेटा एनालिसिस होती है। अब एलसीएमएस में क्या क्या बात है कि ज्यादा डेरिवेटाइजेशन की नीड नहीं है, मतलब एक कंपाउंड से दूसरा कंपाउंड, दूसरे कंपाउंड से तीसरा कंपाउंड, ऐसा कुछ करने के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। नॉन वॉलेटाइल कंपाउंड्स के लिए अगर आपका लिक्विड कंपाउंड है, सॉलिड कंपाउंड है, सॉलिड से आप लिक्विड में एक्सट्रैक्ट करो एंड देन उसको आप एलसीएमएस में डाल सकते हो, ड्रग्स, प्रोटीन, टॉक्सिन्स के लिए। जीसीएमएस में क्या है, वोलेटाइल कंपाउंड्स के लिए, और इसमें एक लाइब्रेरी भी है हमारे पास, एनआईएसटी लाइब्रेरी रखी हुई है। तो जब आप ये आर्सन, एक्सप्लोसिव्स, ड्रग्स वगैरह आप करोगे तो बहुत अच्छे से आपके पास जो भी रिलायबल डेटा आएगा आप बस उसमें मैच कर सकते हो। अब जीसीएमएस की वर्किंग देखो, आप ना सैंपल जो है सैंपल इंजेक्टर में डालोगे वो वॉलेटिलाइज हो जाएगा, फिर वो जाएगा जीसी कॉलम में सेपरेट हो जाएगा, फिर वो ट्रांसफर लाइन में एंटर करेगा और वो आयोनाइज हो जाएगा मास स्पेक्ट्रोमेट्री में। मास स्पेक्ट्रोमेट्री में भी आयोनाइजेशन का सोर्स होता है ना, इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन एंड केमिकल आयोनाइजेशन सोर्सेस होते हैं। तो वो आपके सैंपल को आयोनाइज कर देंगे, मतलब कि आपके सैंपल को डिवाइड कर देंगे मास टू चार्ज रेशियो में। जब ये हो जाएगा तो एक पैटर्न दिखेगा, एक पैटर्न दिखेगा, फिर हम उसे लाइब्रेरी से चेक करके हम बता सकते हैं कि कौन सा पैटर्न है, ठीक है। तो अभी देखो आयनाइजेशन मेथड्स, इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन होती है जिसमें जो आपके ना हार्ड आयनाइजेशन होती है इलेक्ट्रॉन्स की मदद से, एंड केमिकल आयनाइजेशन होती है जो मॉलिक्यूलर आयन को थोड़ा प्रिजर्व रखता है, लेकिन अगेन ये भी आप जब प्रॉपरली डिटेक्टर्स को पढ़ोगे आपको तब उसमें मिलेगा, मतलब मास स्पेक्ट्रोमेट्री जब आप पढ़ोगे तब आपको उसमें मिलेगा। फॉरेंसिक एप्लीकेशन देखें तो ड्रग प्रोफाइलिंग, ऑब्वियसली बात है, हम ड्रग्स, पॉइजन, पेस्टिसाइड, ये तो आप लिखना ही, जीसीएमएस है, एलसीएमएस है, ये सब आएगा, आर्सन आएगा, एक्सप्लोसिव आएगा, ये सब कुछ एग्जाम्पल में आता है। एलसीएमएस की बात करें तो पहले बात, एलसीएमएस में ट्रिपल क्वाड्रुपल होता है। एलसीएमएस में आपको सेम चीज करनी है, आप ठीक है, आप सैंपल को ले रहे हो, इंजेक्ट कर रहे हो, एवरीथिंग इज फाइन, लेकिन जब एमएस की बात आती है, ठीक है, एमएस की जब बात आती है तो उसमें ट्रिपल क्वाड्रुपल होता है। ट्रिपल क्वाड्रुपल का मतलब है पहला Q1 क्वाड्रुपल जो है वो सिलेक्ट करेगा एक आयन जो वो यूज करना चाहता है, ठीक है, वो सिलेक्ट करेगा आयन, चाहे वो कोई भी आयन हो गया, फिर वो जाता है क्वाड्रुपल 2 में। अगर वो क्वाड्रुपल 2 में जाता है तो क्वाड्रुपल 2 में जाके देखते हैं, फ्रैगमेंट चेक करते हैं कि क्या आयंस बने हैं, क्या प्रोडक्ट्स बने हैं, एंड क्वाड्रुपल 3 में पता चलता है कि कौन सा प्रोडक्ट आयन हमको चेक कर लेना है, ठीक है। यस, तो जब आप चेक कर लेते हो, जब क्वाड्रुपल 3 एक प्रोडक्ट आयन सिलेक्ट कर लेता है, फिर हम डिटेक्टर में डालते हैं, डिटेक्टर में मल्टीपल रिएक्शन होती है एंड मतलब मॉनिटरिंग होती है, एंड देन सिंस अल्ट्रा सेंसिटिव एंड सिलेक्टिव है तो ये सारा प्रोसेस करने के बाद उसके बाद आपको रिजल्ट्स मिलते हैं या इंटरप्रिटेशन मिलती है। अब एलसीएमएस में जो आयनाइजेशन सोर्स होता है वो होता है इलेक्ट्रोस्प्रे एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर केमिकल आयनाइजेशन। अगेन इलेक्ट्रोस्प्रे बहुत कॉमन होता है, सॉफ्ट आयनाइजेशन होता है एंड पोलर आयोनिक कंपाउंड्स के लिए होता है। जो केमिकल आयनाइजेशन है वो लेस पोलर कंपाउंड्स के लिए, लेकिन इस पे अगेन इतना क्वेश्चन नहीं आता। फोरेंसिक एप्लीकेशंस की बात करें अभी, आप कंफर्मेटरी ड्रग टेस्टिंग तो है ही, ठीक है, कंफर्मेटरी ड्रग टेस्टिंग है ब्लड, यूरिन, हेयर सैंपल्स, देन देयर इज नॉन साइकोएक्टिव सब्सटेंसेस, पेप्टाइड, टॉक्सिन्स, डोपिंग कंट्रोल एक्सेट्रा। अब इसमें अगेन एलसीएमएस वर्सेस जीसीएमएस कंपैरिजन, जो मैं ऑलरेडी एक बार बता चुकी हूँ, तो जो भी हमने अभी पढ़ा वो इसका एक टेबल है, ये आप जब एक बार रिवाइज करोगे, आप एक बार एक टेबल बना लो अपनी नोटबुक में, तो जब आप इसको रेफर करोगे तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू स्टडी। एंड देखो और भी अदर हाइफेनेटेड सिस्टम्स है, एक तो जीसीएमएस है, उसके बाद अलग से एमएस है, फिर एलसीएमएस में फिर अलग से एमएस है, एलसीएनएमआर दैट इज न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस,
HPLC पर प्लस न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स अननोन सब्सटेंसेस के लिए यूज होता है, बहुत ही एक्सपेंसिव भी होता है। फिर GCFTIR भी आपके पास इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज करने के लिए, एंड ICP-MS भी है, दैट इज इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा मास स्पेक्ट्रोमेट्री। तो ये भी है आपके पास एलिमेंटल हैवी एनालिसिस, हैवी मेटल एनालिसिस के लिए। तो अभी देखो फॉरेंसिक एप्लीकेशन तो आपको ऑलरेडी मैंने बता दिए हैं, बट अगर कंबाइंड फॉरेंसिक एप्लीकेशन देखें हम, ठीक है, कंबाइंड फॉरेंसिक एप्लीकेशन देखें तो ड्रग एनालिसिस, टॉक्सिकोलॉजी में एक्सप्लोसिव्स, इंक, डाई, पॉइजन, पेस्टिसाइड, एवरीथिंग कम्स अंडर दिस। ठीक है, अब एक वर्कफ्लो क्या है, आप क्राइम सीन से आप एविडेंस लोगे, बायोलॉजिकल, केमिकल, ट्रेस एविडेंस भी है, आप उसको अच्छे से लेबल करोगे, आप उसकी एक्सट्रैक्शन, क्लीन अप प्रोसीजर सब करने के बाद आप उसे आप सैंपल को एक्सट्रैक्ट कैसे करोगे, आप सॉलिड फेज एक्सट्रैक्शन, लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन, हेड फेज एक्सट्रैक्शन, एनीथिंग, आप उसको क्लीन अप वगैरह सब करोगे ताकि आपका इंस्ट्रूमेंट डैमेज ना हो। फिर आप सैंपल को प्रिपेयर करोगे, ठीक है, आप डाइल्यूट कर दो, आप फिल्टर कर दो, आप डेरिवेटाइज, आप उस कंपाउंड का एक कंपाउंड और निकाल लो। ठीक है, वो करने के बाद आप उसको सेपरेशन में डालो, TLC, GC, HPLC, एनीथिंग। फिर आप डिटेक्ट करो डिटेक्टर के थ्रू, एंड देन आप रेडी है चेन ऑफ कस्टडी मेंटेन करते हुए, देन इट इज रेडी टू बी एडमिसिबल इन कोर्ट। अब इसके बाद देखो, ये भी एक फ्लो, एक टेबल है फॉर यू जो लास्ट मोमेंट पे स्टडी करना प्रेफर करते हैं। ठीक है, जो लास्ट मोमेंट में सोचते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये आ सकता है कि कैनबिस में आप कौन सा मेथड यूज करते हो, TLC, GCMS, आप कोकेन क्रैक में कौन सा मेथड यूज करते हो, इससे इवन तो सबका आंसर वही है, बट स्टिल एक अगर ऑप्शंस में आता है तो यू विल नो द मोस्ट कॉमन वाला पार्ट या फिर लीस्ट कॉमन पार्ट। ओके, तो इस टेबल को भी एक बार स्क्रीनशॉट नहीं तो ले लेना, नोट कर लेना। देन टॉक्सिकोलॉजी में क्या क्या क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस होता है, मोस्टली हैवी मेटल टॉक्सिसिटी, पेस्टिसाइड पॉइजनिंग, ब्लड अल्कोहल कंटेंट, पोस्टमार्टम टॉक्सिकोलॉजी मेन है। एंड देन यस मेटाबोलाइट डिटेक्शन, मतलब अगर पोस्टमार्टम में मेटाबोलाइट पता चलता है कि हमने, मतलब हमने नहीं, मतलब उस बॉडी ने क्या कौन सा ड्रग कंज्यूम किया था या उसको दिया गया था। देन एक्सप्लोसिव रेसिड्यू, ये भी बस एक बार रीड कर लेना, इस पे से इतने क्वेश्चन नहीं आते, अगर आएंगे भी तो TNT एंड RDX एंड PETN पे आएगा। और वो भी यही आएगा कि ये एक्सप्लोसिव्स में हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं टू डिटेक्ट। इंक एंड डाई एनालिसिस, अगेन एक बार आप रीड कर लेना कि किस तरह से इन कंपैरिजन होता है, किस तरह से क्रोमेटोग्राफिक पैटर्न यूज होता है, कौन से क्रोमेटोग्राफिक इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं। देन अगेन फूड एंड अडल्ट्रेशन, इसमें आपको बता दिया ऑलरेडी मैंने कि पेस्टिसाइड, PAH, ये सब चीजें चेक होती है, सिंथेटिक फूड डाइज, अडल्ट्रेशन, ये सब चेक करते हैं हम लोग। रिवीजन एंड टेक की अवे इज ओनली फॉर यू जब आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है एंड आप फटाफट देखना चाहो कि इस पूरे सेशन में हमने क्या क्या कंप्लीट किया है। हमने GLC, HPLC, LCMS, एप्लीकेशंस, TLC, सब कुछ हमने अच्छे से कंप्लीट कर दिया है। एंड देन ये भी टेक्निक्स है, जो टेबल है आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो एंड उसको बाद में आप आराम से अपने पास रख के रीड कर सकते हो। ये कुछ टिप्स हैं जो आपके, ये बेसिकली सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन के लिए होता है, बट देन यू कैन फिनिश इट अप। ओके, आप एक बार इसे देख के आप फिनिश कर सकते हो। थैंक यू सो मच, ये था आपका डिटेल सेशन। इसमें अगर आपको लगता है कि यू वांट टू स्टडी अबाउट समथिंग पर्टिकुलर, जैसे कि आपको किसी फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर या किसी और डिटेक्टर्स के बारे में रीड करना है, आपको क्लासिक एग्जांपल्स चाहिए, प्रोसीजर्स चाहिए, देन आप मुझे बता सकते हो, आई विल मेक अ वीडियो ऑन इट। ओके, टिल देन स्टडी वेल, थैंक यू, बाय बाय।